हम्म। हाँ बच्चों, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी लाए बेटा? पढ़ना कैसे लग रहे हो भाई? तो टीचर वाले उसमें हैं। तो बच्चों, हाँ सब कर लिया तुमने? निकाल लिया अपनी बुक बुक? ऊपर रख। हाँ हाँ, 11th वाली क्यों नहीं लाए? तो ये बच्चे कैसे ले आए? इन्हें कैसे? हाँ गुड। एक बुक में कौन सा ज्यादा वजन पड़ रहा है? है ना? क्योंकि चक्कर क्या है, मैं सोच भी रहा था कि इनको कल शायद बताया गया नहीं। हाँ। कल को आऊंगा। देखिए बच्चों, तो हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? अच्छा शांत हो जाओ। इसके बाद में फिर 12th के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? जिसमें कि आपको पता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आएंगे, प्लांट प्रोडक्शन, जेनेटिक्स वगैरह। तो देखिए, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, बात आती है, आपने ग्रोथ के बारे में जैसे पढ़ा है शुरू में, जब जानते हो, जब लिविंग वर्ड पढ़ते हैं, तो लिविंग वर्ड पढ़ते हैं जब हम लोग, तो हम लिविंग की बेटा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कौन कौन सी लिविंग की प्रॉपर्टी होती थी? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग में मैं याद दिला दूंगा आपको। पहले ही ग्रोथ होती थी, एक होती थी रिप्रोडक्शन, एक होती थी बेटा मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं हो तो गई। और कॉन्शियसनेस। ठीक है? ये चार, ये बातें इनमें आपको याद होगा कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती थी लिविंग की, वो होती थी कॉन्शियसनेस सबसे मेन, और एक मेटाबॉलिज्म वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। तो वहां पे हमने ग्रोथ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ी हैं। लेकिन अब देखिए, तो ग्रोथ क्या है, जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रोथ। बेटा, कोई भी इंक्रीज होना किसी पार्ट में, ऑर्गन में, सेल में, मेरी बात समझ रहे हो ना? अलग अलग देख लो शब्द हम बोल रहे हैं, सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन में। ठीक है? ये मैं प्लांट का ही नाम नहीं ले रहा, मतलब कोई भी जैसे, है ना? लेकिन वो कैसी होनी चाहिए इंक्रीज? इरिवर्सिबल, परमानेंट। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे रबर को खींच दिया और वो फिर छोड़ दिया तो वापस आ गई अपनी जगह पे रबड़, है ना? या आप जानते हो कि बरसात का सीजन होता है, बारिश का, तो लकड़ी के दरवाजे दरवाजे, विंडो विंडो जो होती है ना, वो तुमने देखा बड़ी मुश्किल से लगती हैं, वो फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं पानी में। या लकड़ी का कोई गुटका है ना, वो डस्टर सा जो होता था ना वुड का, तो वो भी अगर बारिश में भीग के फूल जाएगा। तो ये स्वेलिंग होना, ये ग्रोथ नहीं है। वुड का स्वेलिंग होना ये ग्रोथ नहीं है बेटा, वो तो इम्बिबिशन है। वापस आ जाते हैं गर्मी में, भाई मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो वो ग्रोथ नहीं बोलेंगे। जैसे इन्होंने, जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो आगे बोला भी है कि क्या वुड ऑफ पीस को पानी में रखने पर वो स्वेल हो जाना, क्या वो ग्रोथ है? क्या टर्म यूज करोगे? तो उसके लिए इम्बाइबिशन टर्म यूज होता है वो।
कौन सा वर्ड होता है वो अब चैप्टर है नहीं आपके उसमें। प्लांट ट्रांसपोर्ट उसमें आता है इम्बाइबिशन, वो तो ठीक है ना कि लकड़ी का फूल जाना पानी में। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन size of cells, tissues, and organs बात नहीं। देखना ना, सिंप्लीफाइड हम ये बोल सकते हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी कि भाई ये एक इरिवर्सिबल, मैंने बताया ना कि रिवर्स नहीं हो सकती, परमानेंट, एक बार हो गई तो हो गई। आप अगर एक बार ग्रो करके बड़े हो गए तो दोबारा बच्चे नहीं बन सकते। मतलब व्यवहार से बातों से वैसे बन जाओ अगर चाहो तो, लेकिन वैसे तो नहीं हो सकते ना। जब थोड़ा बुढ़े हो जाते हैं, ज्यादा ओल्ड एज में आपने देखा होगा, तो थोड़ा ये जो हमारी जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो थोड़ा सा वो बेंड सा हो जाता है। मतलब झुक झुक के चलने की जो बुढ़े लोगों की थोड़ी सी ना, वो इसलिए झुक के चलते हैं बेचारे, सीधे नहीं खड़े हो पाते। तो उनकी हाइट ऐसा लगता है कि कम हो गई, है ना। लेकिन आप जानते हो जो ग्रोथ हो गई, हड्डियों की जो लंबाई हो गई वो तो हो गई, बोन ग्रोथ। तो इंक्रीज इन साइज, झुके क्यों चलते हैं मतलब हाँ इसीलिए तो झुक के चलते हैं, बैकबोन उनकी वो बेंड हो गई थोड़ी सी। भाई इतनी उनमें स्ट्रेंथ नहीं बची, उनमें इतनी ताकत नहीं है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप जानते हो चलने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, उसी हिसाब से एक्चुअली में ये हमारी अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग वो रहता है। अब उसमें भी अंतर है। अगर आप लोग थोड़े एक्टिव रहते हैं उस एज में भी, तो आपने देखा है कि काफी काफी 70-70 ईयर के भी जब आपने टहलते देखे होंगे, है ना, वो एकदम स्ट्रेट चलते हैं। और कुछ लोग 65-70 साल में ही और झुक के चलने लग देते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी हमारी मतलब किस तरीके का हमारी डेली एक्टिविटी है। हाँ हाँ, कुछ जेनेटिकल भी होता है शुरू से ही, कुछ शुरू से जेनेटिकल होता है कि मतलब आदत ही होती है। कुछ लोगों तुमने आपस में देखा हो, कुछ लोगों को क्या है, ऐसे कंधे करके झुके झुके ऐसे चलने की आदत होती है ना, या रहेंगे, है ना। तो वो एक होता है शुरू से ही, सबकी अपनी अलग अलग चाल ढाल होती है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन बायोलॉजी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, कि आपको ज्यादा मतलब इसको अपनी है ना बैकबोन को झुका के नहीं चलना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेट, ठीक है। और ज्यादा भी आगे को मत उसको वो करिए। लेकिन जिनका जो जो होते हैं ना, मोटे होते हैं ज्यादा, आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे जो लोग होते हैं, तो उनमें यहाँ पर ये लंबर रीजन में, क्योंकि आगे पेट ज्यादा निकला हुआ है ना, तो वहां से वो फिर तब उस पर लोड पड़ जाता है, तब बैकबोन की प्रॉब्लम मान लेती है उसको, वेटिकुलम, तब वो कर्व ज्यादा, क्योंकि फिर वो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल रहने की बजाय वो ऐसे हो जाएगी। एक तो नॉर्मल कर्वेचर होते हैं, वहां पर फिर डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, तो हम वापस ही आ रहे थे, बात क्लियर है ना। तो चाहे तो देखिए, अगर आप जानते हैं सेल का साइज बढ़ना, टिश्यू का साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो टिश्यू की ग्रोथ तब होगी यानी जब सेल का नंबर बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, टिश्यू का मतलब तो ये है तो बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। ऐसी अगर ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गन का साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी सेल टिश्यू सब बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने यहाँ पर ये बात लिखी। अब इसका मतलब तो आप समझे, एरो लगा देने का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड size of cells are
ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखिए बेटा, नंबर बढ़ना सेल्स का और उनका साइज इंक्रीज होना, ये ग्रोथ के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बेटा एक ही सेल का साइज बढ़ना, या आप जानते हो जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो सेल का नंबर बढ़ने पर बेटा ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं किसके, ग्रोथ के। और बातें नहीं, यही लड़कियों बातें मत करो, चुपचाप देखो, आया जाया करो, चुपचाप बैठ जाया करो। देखिए अब ग्रोथ होती क्यों है, मतलब जैसे किस वजह से होती है, तो आप जानते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिक। आप देखेंगे जो एनाबॉलिक है इसका मतलब होता है सिंथेसाइजिंग। क्या मतलब होता है इसका, सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस। हाँ बड़े बड़े बनना है ना, तो ग्रोथ होने के लिए बहुत जरूरी है एनाबॉलिक होना। कैटाबॉलिज्म का मतलब डिस्ट्रक्शन। लेकिन मेरी बात एक चीज ध्यान रखना, तो लिविंग के करेक्टर तो आप जानते हो सारी मेटाबॉलिज्म है, चाहे डिस्ट्रक्टिव हो रही है चाहे सिंथेसाइजिंग हो रही है। लेकिन बेटू जरा खुद जरा दिमाग में सोचना कि जब ग्रोथ मतलब कब होगी, यानी जैसे कोई भी साइज है, बॉडी ऑर्गन है, कुछ भी है, वो बढ़ेगा कब, जब एनाबॉलिक ज्यादा होंगी कैटाबॉलिक से को एक्सीड करेंगी, या जब कैटाबॉलिक ज्यादा होंगी एनाबॉलिक से। हम्म, क्योंकि जब सिंथेसाइजिंग रिएक्शन ज्यादा होंगी तभी तो सिंथेसिस होगी। जैसे भाई सीधी सी बात है, जैसे अपन लोग हैं या जैसे आप लोग, जो बच्चे हैं, अब तो वैसे आपकी भी लंबाई बढ़ चुकी जो बढ़नी थी, है ना, जो बोन ग्रोथ है किसी किसी को हो भी सकती है कि बढ़ जाए, नहीं तो नॉर्मली तो पता है बढ़ता हुआ बच्चा है। अब क्या है, उसे खाने को आप मतलब वो खा रहा नहीं है दिन में जितना कि उसकी एक्टिविटियां, एनर्जी लॉस है, कैलोरी है ना, जबकि कंजप्शन कम है, तो आप जानते हैं कि ग्रोथ कहां से हो जाएगी, है कि नहीं। और उसका बायोमास कम होने लगेगा, वेट कम होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि सिंथेसाइजिंग रिएक्शन ज्यादा जब एक्सीड करती हैं, यानी एनाबॉलिज्म जब एक्सीड करती है मतलब ज्यादा होती है कैटाबॉलिज्म से। क्योंकि और देखिए ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप जानते हैं बिना एनर्जी की भी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो एनर्जी भी तो तब मिलेगी जब न्यूट्रिशन लोगे आप, जब कुछ खाओगे आप, है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, तभी तो आपको मिलेगी एनर्जी। है क्या, क्या हाइट इंक्रीज अब नहीं होगी, मतलब लड़कियों में 16 साल तक, 16 से लेकर के आप जिसे कह सकते हो मैक्सिमम 18 तक, मैक्सिमम, नहीं तो 16 पे ही बंद हो जाती है। ठीक है, 18 तक हो जाती है। लड़कों में ये मान लो आपकी 20-21 तक, हाँ 20-21 तक हो सकती है। नॉर्मली 18, लड़कियों में 16 से 18, लड़कों में 18 लास्ट, या फिर 20-21 तक लास्ट, ये होता है। ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। चलिए, क्योंकि देखिए, अच्छा एक और चीज है, इसमें भी अलग अलग मैटर करता है। आपने देखा होगा कि घरों में अपने या कोई जैसे अपने साथ के बच्चों को देखा होगा, या है ना, तो तुमने नोटिस किया होगा कभी कभी कि कभी वो आपके बराबर का, हाँ, और कभी एकदम से 1 साल बाद आपसे बड़ा। तो होता क्या है कि पता है कुछ अलग अलग सबका है, ये तो जीन्स पे, कि किसी की ग्रोथ पहले ज्यादा तेजी से बढ़ती है बाद में रुक जाती है, किसी की धीमे 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 चलती रहती है, किसी की पहले छोटा छोटा लगता रहेगा फिर बाद में ही बढ़ेगी एकदम। हाँ ऐसा होता है। तो अलग अलग सबके अलग अलग कंडीशन है, देखो। तो देखिए आप, ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए बात ऐसी है बेटा कि जो ग्रोथ है
ये प्लांट में और एनिमल में हम लोग जब आए तो हम उसको थोड़ा सा अलग अलग करके बोल सकते हैं। देखिए, प्लान में एक डिटर्मिनेट हाँ, ओपन है, हमेशा चलेगी। हाँ जी। मेरे घर पे अरे चुप हो जाओ। इंडिटरमिनेट या इंडेफिनिट? ओपन एंडेड। देखो बेटा, इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट से मतलब क्या है? इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ कि कब तक चलेगी ग्रोथ, या हम बोले कि ये बस ग्रोथ रुक गई। वो थ्रू आउट द लाइफ कैसे होती है? थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है हमेशा। आप देखोगे कि कुछ पार्ट प्लांट के बेटा बिल्कुल मतलब प्लांट बुढ़ा हो गया, एकदम सूखा हुआ सा है, लेकिन किसी ब्रांच में नई नई पत्तियां नए स्प्रिंग बसंत ऋतु में फिर से शुरू हो गई। तो है ना, नए नए पार्ट आ रहे हैं। तो इसीलिए वो, और इस पता है, इसीलिए क्योंकि ओपन है ना, होती रहेगी कभी भी, तो इसलिए ओपन एंडेड है। कैसी है? ओपन एंडेड, बाद में भी हो रही है, थ्रू आउट द लाइफ हो रही है, दोनों बातें रिलेटेड ही हैं। यहाँ पर एक फिक्स टाइम तक होगी, आपको पता है ग्रोथ कि आपने देखा बोन्स की जो ग्रोथ है एक, है ना, वहां तक होगी। उसके बाद में जैसे अभी मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि लड़की लड़कियों की ग्रोथ, तो हमारी एनिमल्स की हाँ हाइट, वो हाइट मेन है। मतलब ऐसे वो फैट वाली बात हम नहीं कर रहे कि मोटे हो गए, क्योंकि वो देखो एडिपोज होता है वो तो सेल्स, फैट इकट्ठा हो गया कम भी हो जाता है एक्सरसाइज करने पर। तो ये क्लोज एंडेड है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बेटा ग्रोथ जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड, देखिए चक्कर क्या है, आप पढ़ेंगे वो पैराग्राफ से दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो चक्कर क्या है, वहां पे हालांकि एनिमल को कंपेयर नहीं किया उन्होंने, बस प्लांट की बताई है। बेटा प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड है। लोकलाइज बोले तो आप जानते हैं कि जहां पर मेरिस्टेम होगा, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल में है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट अपेक्स पे होता है, या बीच में वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लंबाई में इंक्रीज कराते हैं, लंबाई में वृद्धि कराने वाले। और एक होता है बेटा लेटरल मेरिस्टेम, एनाटॉमी में मैंने पढ़ाया था जो बच्चे, तो उसमें आपको याद होगा कि लेटरल मेरिस्टेम में वास्कुलर कैम्बियम कॉर कैम्बियम, इनकी वजह से गर्थ में इंक्रीजमेंट होता है, girth में या फिर डायमीटर में। तो ये एक आप जानते हो कि पर्टिकुलर पार्ट की वजह से ही तो ग्रोथ हो रही है, जहां पर भी मेरिस्टेम है उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। लेकिन एनिमल की ग्रोथ होती है डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी की। जैसे एक बताओ, छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है, तो क्या कभी आपने देखा है, ए बच्चे पता ही लगाऊंगा, जो छोटा बच्चा है, वो देखना कभी देखा है कि उसकी गर्दन, मान लो बस गर्दन की ग्रोथ हो रही है, वो लंबी होती चली जाए, बाकी वो वहीं के वहीं, बॉडी यहीं रखी है, गर्दन लंबी होगी, ऐसा होता है क्या? या हाथ लंबे होते चले गए, बच्चा उतना ऐसा ही है? नहीं होता ना बेटा, मतलब पूरी बॉडी की ही ग्रोथ होती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज ग्रोथ। थ्रू आउट द बॉडी, ये लिख लेंगे। ये मेन बेटा यहाँ पर है ना,
टाइप या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल ग्रोथ के, ठीक है। होता क्या है कि जो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं ना, ये अपन लोग इन पे ध्यान नहीं देते शुरू में, पैराग्राफ से एनसीईआरटी में जो लिखे रहते हैं, सोचते हैं ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसमें क्या है, जबकि उनमें से ही लाइनें आ जाती हैं, क्वेश्चन आ जाती हैं। तो उनको ध्यान से पढ़ा करो। कहीं कोई एनसीईआरटी की लाइन आपको दिक्कत किया करे कभी, तो आप पूछ लिया करो तो क्लास में। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। मौसम बहुत अच्छा है आजकल का, ये समझो आप, सबसे अच्छा मौसम है, देख लो आजकल, है ना। हाँ, नहीं हवा तो चल रही है लेकिन धूप भी है अच्छी। प्रॉब्लम तब होती है कि अगर धूप नहीं होती तो दिक्कत। लो कर लो बात। नहीं ज्यादा ऐसे उसमें नहीं रहना चाहिए कि रजाई में बैठे रहो, आपको हीटर वीटर चला लो। ये धूप जरूरी होती है लेनी। हाँ, कल कितनी अच्छी धूप थी, हवा भी नहीं थी ठंडी, गर्मी थी बहुत कल। बेटा रात की और सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो, हाँ तो रुक जाओ तो दिन की में तो फिर तो भाई तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है इसका मतलब। क्योंकि मैं तो कल केवल टी शर्ट ही पहना हुआ था, ना कोई स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं, इतनी गर्मी थी। नाइट में नहीं बेटा, दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे उसकी बातें क्यों कर रही है अभी तू। ना, चुप चुप हो जा अभी। नहीं मेरी बात सुन, अभी मैं वहां पे पहुंचा नहीं हूँ, वो खुद में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ बाबली। अभी तो मैं इधर हूँ ना, देख इस वाले पेज पे। हाँ यहाँ पर हूँ, तो प्लांट ग्रोथ डिटर्मिनेट इंटरमीडिएट, वो तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाली है। तो देखिए, हाँ मैं, अरे वो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो लिखने वाला हूँ यहाँ पे एग्जाम पे। तो देखिए, ये प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के बारे में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। अब देखिए, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते बेटा। बैठ जा शांति से बैठ जा। हाँ, तो बेटा देखिए, ग्रोथ मेजरेबल जो आपको एनसीईआरटी में जो हेडिंग मिलेगी ना, कि ग्रोथ इज मेजरेबल करके मिल गया। हाँ, राइट हैंड पे है ना शुरू में। और या फिर मैं बोलूं ग्रोथ पैरामीटर्स, है ना। देखिए, तो जैसे अभी हमने आपको ग्रोथ के बारे में समझाया, प्लांट और एनिमल ग्रोथ के बारे में बताया। अब बात ये आती है कि ग्रोथ को किस फॉर्म में आप मेजर करते हैं, या फिर आप उसके पैरामीटर क्या हैं। बेटा ग्रोथ के कई अलग अलग पैरामीटर होते हैं। आप ग्रोथ को नंबर ऑफ सेल के फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप ग्रोथ को सेल का साइज, मैं बताया ना था कि सेल का साइज और सेल का नंबर इंक्रीज होना दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ग्रोथ के, है ना। और आप बायोमास या वेट के फॉर्म में भी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, आप वॉल्यूम के फॉर्म में कर सकते हैं, आप सरफेस एरिया के फॉर्म में कर सकते हैं, आप लेंथ वाइज कर सकते हैं। बात खोपड़िया मारी है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि, ध्यान से सुनना, आपके नेट के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार पैरामीटर जो बता रखी हैं बातें, लेकिन जैसे कि एक इंपॉर्टेंट आप देखें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना। एक एग्जाम्पल देके बताया गया है आपको, देखिए 17
1000 17,500 है ना बेटा, सेल्स पर आवर इन सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज। मेज में मक्का, मक्का कॉर्न भुट्टा है ना, इसमें 1 घंटे में 17,500 सेल ऐड हो जाती हैं, नई जुड़ जाती हैं। ठीक है, उसके जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट अपेक्स में 17,500 सेल पर आवर, ये उसकी रेट है। तो हम इसको नंबर ऑफ सेल के फॉर्म में ले रहे हैं ना, ग्रोथ को काउंट कर रहे हैं। इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स। तो बेटा जब साइज की बात आती है, सेल की साइज इंक्रीज होने की, तो देखिए ये भी बड़ा कमाल का है कि जुवेनाइल वाटरमेलन, तो बेटा रे जुवेनाइल वाटरमेलन से और मेच्योर वाटरमेलन तक हाँ, सेल का साइज एक सेल का मतलब एक इंडिविजुअल सेल का साइज, यानी हर एक सेल का अपना अपना, तो हर एक सेल का साइज 3.5 लाख गुना हो जाता है। 3.5 लाख गुना, 3.5 लाख है ना बेटा। मतलब जो एक छोटा सा जो जब जैसे जस्ट बना ना, जुवेनाइल का मतलब बहुत छोटा, बात नहीं बेटा, ये तो हम देखो बात है मत। अरे तो अब जब मैं बोल रहा हूँ उस समय पे ये बीज और वो सब तभी बोलेगी, तो उससे जब जब मैं समझा रहा हूँ बोल रहा हूँ, अब मेरी आवाज अगर तो फिर देगी ना, दूसरों को भी कहाँ सुनाई देगी वो, अगर बीच में बोलेगी तो। जो तुझे उससे बीज फल सबकी बात करनी है तो बाद में भी कर सकती है। तो देखिए बीज की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है बेटा जो वाटरमेलन है, तो जब छोटा सा वाटरमेलन वो बना, ठीक है, उसमें सेल का साइज, और जब बड़ा हो जाता है वाटरमेलन उसमें सेल का साइज, नंबर ऑफ सेल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल सेल का साइज, वो 3.5 लाख गुना हो जाता है, टाइम्स 3.5 लाख टाइम। ठीक है, क्योंकि अब मैं हाथ से तो बता नहीं सकता कि इतनी सी सेल इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि सेल तो ना जुवेनाइल वाटरमेलन की दिखेगी आंखों से, ना 3.5 लाख गुना होने पर दिखेगी, क्योंकि सेल तो माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है बेटा, हमारी नेके ऐसे आंखों से दिख नहीं सकते सेल। तो ये दो बहुत आपको नीट में आने वाले अच्छे, अब इनमें पता है बच्चे क्या है, बस बच्चे ऊपर से रटे रटे घूमते रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता, उन्हें पता है 17,500 ने रट लिया, 3.5 लाख गुना रट लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दोनों में अंतर क्या है। और उन्हें पता चल गया कि मेज, मेज याद है मेज, और द वाटरमेलन, बस कहते हैं हमें तो याद है, नहीं याद है, क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि मेज के रूटेपिकल मेरिस्टेम में नंबर ऑफ सेल पर आवर बढ़ रहा था, और यहां पर सेल का साइज बचपन से और एडल्ट होने तक सेल का साइज बढ़ रहा है, ये दो अलग अलग बातें एकदम। ठीक है, तो ये फोकस। अच्छा, तीसरी चौथी जो एग्जाम्पल्स यहाँ इन्होंने दिए एनसीईआरटी ने, वो कोई नंबर नहीं दे रखा, तो वो बस याद रखना, ऐसे ही आसान है ना। कि जब बात करते हैं ना कि लेंथ वाइज कैसे इंक्रीज इन लेंथ की अगर हम बात करें या लेंथ वाइज, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब, आप पढ़ेंगे, अब 12th का शुरू होगा ना इस चैप्टर के बाद में, तो प्लांट रिप्रोडक्शन शुरू होगा बेटा। तो स्टिग्मा पे जैसे वो चला जाता है पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन वहां पे जब जर्मिनेट करता है तो पॉलन ट्यूब बनती है ना,
और अगर उसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी तो आप जानते हैं फिर तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वही तो मेल गैमेट को लेकर के कैरी कर रही है वहां तक। और जैसे सरफेस वाली बात, अगर या एरिया, सरफेस एरिया की बात करें, तो वो कौन स्पेक्ट्रम में हाँ, सरफेस एरिया या सरफेस, तो इसका केस दे रखा है जैसे कि एक आपको बता के कि इंक्रीज सरफेस है लीफ सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब देखना, उसी पैराग्राफ में आपके 4 पॉइंट निकल आए नहीं निकल आए, जो आपके काम के। तो मैटर ये होता है कि हमें क्या चीज ऐसी है, लाइन कौन सी लाइन है जिन पे क्वेश्चन बन सकती है, हमारे काम की है, कौन सी ऐसी है कि जो नहीं बनते। तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगी ना सबकी बातें? यस सर। कौन सा बेटा? ये जुवेनाइल वाटरमेलन। जुवेनाइल मतलब बच्चा, वाटरमेलन मतलब तरबूज। डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब नॉर्मल जो लीफ होती है ना, जब एनाटॉमी पढ़ाई थी मैंने आपको, जो नॉर्मल लीफ होती हैं, डाइकोट लीफ, वो डॉर्सी वेंट्रली होती है। एक डॉर्सल सरफेस होना और एक वेंट्रल सरफेस है, इसीलिए उसको हम डॉर्सी वेंट्रल बोल देते हैं। चपटी मतलब जो भी चपटी तो होती है लीफ ही। तो अब देखिए, अब ये देखो नहीं पे कि आपने है, 2 मिनट दो, फोटो खींच लेंगे। फोटो में ही लिख है। ले ले लिख लिख ले, कहाँ रह गया था? अब बता दो सर। आप पता है, लिख लो चलो जल्दी से। वो देखो, नेक्स्ट अभी जो हमारा आगे टॉपिक है ना इसमें, उसके उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं आपके, है ना, जिससे कि, क्योंकि देखो हमें तो आपको ही समझाना है, पढ़ाना है, टॉपिक को जो आपके एनसीईआरटी में आए उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको, जैसे अब वो तो इस बात समझ में आ गई ना। यस सर। हाँ, जो पूछना चाह रही थी मैंने कहा, तभी तो कहा था कि बेटा आएगा, चिंता मत कर। हाँ हाँ, पता है पता है। अब देखो, फेजेज ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, तो चाहे हम इसको फेजेज ऑफ ग्रोथ कहें या फिर रीजन्स ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं। एक मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, एनाटॉमी में, मैं ये बताना चाह रहा, जैसे मैं बोला था ना अभी कि फेजेज या रीजन्स ऑफ ग्रोथ, देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम है ना, तो इसमें आप देख रहे हो रूट का वो दे रखा है ना, तो रूट की जो टिप है, उस पे एक रूट कैप होता है मेरिस्टेम के ऊपर, फिर उसके बाद में मेरिस्टेम जोन होता है, मेरिस्टेम रीजन। तो रूट कैप का एक वो है कवरिंग है, बाकी में होता है मेरिस्टेम रीजन जो डिवाइड करने वाला, फिर होता है इलोंगेशन जोन या इलोंगेशन रीजन, और फिर होता है मैच्योरेशन। वही तीन बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है? अभी वापस आ जाएगा। नहीं बेटा, देखिए, मेरिस्टेमेटिक फेज,
बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होती है। और आप जानते हैं कि जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, मैंने आपको इसके कैरेक्टर वैसे ही बताए थे जब मैंने टिश्यू पढ़ा था, एनाटॉमी पढ़ाई थी। तो पता है जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है बेटा, ये रूट में रूट अपेक्स और जो सूट में सूट अपेक्स, इसकी वजह से ही तो ग्रोथ होती है। तो जो सेल्स इस फेज में होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, उनका काम केवल और केवल क्या होता है, डिवीजन। केवल लगातार वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं बेटा। हाँ, रिपीटेडली डिवाइडिंग, है ना, सेल्स होती हैं। तो इसीलिए इस फेज में, इसीलिए इनका कोई भी आलतू फालतू का काम नहीं होता। और कोई ना तो इनमें वैक्यूल्स पाई जाती, बहुत छोटी छोटी रहेंगी, चुन्नू पुन्नू सी, मतलब है ना, ऐसा नहीं बड़े बड़ी नहीं, वैक्यूल वैक्यूल। ना इनमें सेल वॉल थिकनिंग होती, थिन सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है। किसकी मिलती है? थिन सेल वॉल, सेलुलोज वाली। ये एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल वॉल। और हाँ, और पता है इनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत अच्छा होता है, वेल डेवलप्ड प्रोटोप्लाज्म एंड एकदम प्रॉपर न्यूक्लियस। कैसा? प्रॉपर न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या प्रोमिनेंट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करेंगी तो न्यूक्लियस तो बहुत जरूरी है बेटा, डिवाइड करने के लिए पहले न्यूक्लियस ही तो डिवाइड करेगा। तो आप दिमाग में रखिए कि जो मेरिस्टेमेटिक वाली फेज होती है, या इसमें जो सेल्स होती हैं इस फेज में, वो प्रोटोप्लाज्म अच्छा होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है ना, और जो हमारा सेल वॉल है वो थिन होती है, सेलुलोज की बनी हुई, कोई थिकनिंग नहीं, दिमाग में रखना। कोई फालतू के और को काम स्टोरेज या एक्सक्रीटरी वगैरह सिक्रेटरी कोई फंक्शन नहीं, केवल एक काम डिवीजन डिवीजन एंड डिवीजन। अच्छा, इसीलिए जैसे अभी इस बच्ची ने बोला भी था, वो लिखा आपके एनसीईआरटी में, प्लांट की अगर हम बात करें ना, तो प्लांट सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी पाए जाते हैं बहुत अच्छे। ओवरऑल बात नहीं है, प्लांट की बात करें तो वहां पे, क्योंकि आप जानते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सेल वॉल्स के बीच में क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। बात करते हैं इलोंगेशन फेज की आप, तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, जब इस इलोंगेशन जोन में जो सेल होती हैं, या हम बोले इस फेज की जो सेल होती हैं, वो क्या होती हैं, उनका काम होता है इलोंगेट करना, है ना, ठीक है, इंक्रीज करना, एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म को या सेल के साइज को इंक्रीज करना, ये काम होता है। यहां पे आप देखेंगे, बात नहीं, देख मुझे बिठाना पड़ेगा आगे बुला के, सीट गंदी हो रही है तो, और एक कहेगा ऐसी में बैठना। साफ हो जाएगी इसमें। तो बातें मत करो बेटा। तो देखिए, इंक्रीज वैक्यूलेशन, हाँ जान दे उसको, इंक्रीज वैक्यूलेशन, पता है वैक्यूल का साइज बढ़ना या वैक्यूल्स बढ़ना, ये आपको इसमें मिलेगा, पॉइंट देखना है इस इलोंगेशन वाले में। और मैंने बता दिया था लेंथ इंक्रीज होने वाली बात तो। और देखिए एक बात और क्या मिलेगी तीसरी यहां पर, शायद हो, कि थोड़ा थोड़ा सा थिकनिंग वॉल की होने लगती है। हाँ, थोड़ा सा ना उनमें डिपोजिशन होने लगता है सब्सटेंस का, तो थिकनिंग थोड़ी सी इंक्रीज होने लगती है। अब आती है फाइनल मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब ये है कि अब एक परमानेंट स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लिया, हाँ, और सेल यानी डिफरेंशिएट हो गई, जो मैं उसमें थी ना मेरिस्टेम, उसमें तो डिफरेंशिएट होके अब किस फेज में आ गई, परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में। समझ गए ना बात को? और जब परमानेंट में आ गई तो डिवाइड तो करेगी नहीं, एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लिया उसने। और बेटा यहां पर प्रॉपर, मतलब जो प्रॉपर बोलूं मैं, या जो मैक्सिमम थिकनिंग, जो सेल वॉल डिपोजिशन है, लिग्निन या काइटिन, है ना, जो भी इस टाइप के सब्सटेंस हैं, जैसे जाइलम में लिग्निफाइड होता है, स्क्रीन कायमा में बहुत लिग्निन होती है, मैंने एनाटॉमी पढ़ाया है ना, तो लिग्निफाइड हो जाएगा, सेलुलोज के अलावा दूसरे जो सेल वॉल सब्सटेंसेज हैं वो डिपोजिट हो जाएंगे वहां पर।
ठीक है, तो बेटा ये होगा किसमें, मैच्योरेशन फेज में, और एक फंक्शन एक्वायर कर लेगी वो परमानेंट। आप इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे बोला भी जा रहा होगा एनसीईआरटी में कि आपको उस चैप्टर में, हाँ जो भी बोल रखा है चैप्टर नंबर, कि वो एनाटॉमी के लिए बोल रखा है कि आप उस चैप्टर में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं जहां पे सेल्स इस फेज में पाई जाती हैं। जाओगे बाहर तुम दोनों, तो फिर अभी जब तुम देख लो नहीं थे तो बड़ी शांति से चल रहा था माहौल एकदम, मुझे बार बार डिस्टरबेंस यार तुम कर रहे हो, मुझे मैं बड़ा खुश था। और दो बच्चे, तुम में चारों में से दो बच्चे शांत बैठे हुए हैं और एकदम पीछे बच्चा भी ऐसा बैठा हुआ है, उसे उसे भी डिस्टरबेंस कर रहे हो यार। तो क्योंकि देखो सर्दियों में गर्मियों में अंतर होता है, जब पंखे चलते रहते हैं ना थोड़ा बहुत बुदबुदाते रहोगे बातें करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हमें ना इधर बच्चों को भी। अभी सर्दियों में पंखे बंद होते हैं, ये जो तुम्हारी चटर पटर है तुम इसको जाके घर जाके सुनना ऑनलाइन, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे, तुम्हें लग रहा है कि वहां से ये इतना कैच करने वाला है इसका ये, क्योंकि जब मैं कभी कभी खुद में ताज्जुब कर जाता हूँ, कभी मैं देखने लगूं ना अगर, तो मेरी आवाज ही धीमे बोलूं वो भी इतनी तेज इसमें आती है आवाज। हाँ मतलब देखना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है जैसे कभी आप नहीं भी आते हो तो हमेशा देखनी चाहिए क्लासेस अपनी, ये इसीलिए तो व्यवस्था है। ठीक है, तो वो आपकी आवाज जो है ना ये बोलते रहते हो चटर पटर जो भी हल्की हल्की वो सब आती है। तो देखो बात समझ गए ना, तो मैच्योरेशन वाले फेज के जो बोल रखा है ना कि कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको नाम बताता हूं, देखो पेरन कायमा, कॉलन कायमा परमानेंट टिश्यू के, स्क्लेरन कायमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे। तो ये सारे के सारे जो टिश्यू थे, या मैं आपसे बोलूं अगर मैं प्लांट के पार्ट वाली बात करके कहूं एनाटॉमी के पार्ट, तो मैं आपसे बोलूं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ये सारे के सारे परमानेंट ही तो पार्ट थे प्लांट के जो डिवाइड नहीं करते। चलिए ये हमने अच्छे से आपको ये बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट आगे हमारा जो टॉपिक है बेटू ग्रोथ रेट, है ना। देखिए ग्रोथ रेट आप जानते हैं कोई भी अगर जो रेट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, कितने टाइम में कितनी ग्रोथ बस कितने टाइम में कितना हो गया कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज अगर आप उसकी रेट निकालते हो तो बोलते हो इतना काम हो गया इतने टाइम में, यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब ले लेते हो आप तो वो रेट हो जाता है। ले जा इसको घर ले जाना तू अपने, वहां तो इसको खूब लाड प्यार करना, खूब खिलाती रहना, इसके इधर उधर गाल खींच खींच के ऐसे, है ना, सीधी बैठ, तो मामला ही उल्टा लग रहा। चुप हो जा। हाँ तो ठीक है वो छोटी सी लगती है तुझे कि हाँ है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू गिलास में चलो, अरे चल ठीक है अब सामने देख तू बेटा। हाँ पता है, तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अब यहां पर दो टाइप दे रखे हैं, ध्यान से वो डायग्राम को भी देखना, दो तरीके दे रखे हैं, दो टाइप की ग्रोथ पाई जाती है प्लांट। एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है जियोमेट्रिक। तो बेटा जो अर्थमेटिक ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ होती है, और यहां पर क्या होता है, ध्यान सुनो मेरी बात, कि एक सेल है उसे डिवाइड करके दो सेल बनाई, अब वो जो दो सेल बन गई उनमें से एक सेल आगे डिवाइड करेगी फर्दर, एक मैच्योर हो जाएगी परमानेंट हो जाएगी, तो उसने आगे डिवाइड किया एक परमानेंट हो गई थी तो फिर तीन हो गई,
फिर जो अगली बार जो दो बनी ना नई, उनमें से भी एक परमानेंट होगी और एक ही डिवीजन की एबिलिटी रखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार एक ही सेल ऐड होगी, हर बार। देखो मैं अर्थमेटिक यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे आपकी बनी, जैसे ये सेल है, ये मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मतलब डिवाइडिंग है, इसने डिवाइड करके दो बनाई, ये दो बनी बेटा। तो इनमें से एक तो हो गई परमानेंट, कैसी हो गई, परमानेंट हो गई या मैच्योर हो गई, और ये डिवाइडिंग है, इसने फिर से देखना दो बनाई, है ना, और एक वो पहली थी जो हो गई थी परमानेंट, इसमें से भी वो दूसरी भी परमानेंट हो गई अब, और ये एक अकेली रही। फिर से एक, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है एक दो तीन चार, हर बार केवल एक सेल ही बढ़ती जाएगी, तो ये स्लो ग्रोथ है काफी, ठीक है। और ध्यान रखना इसका, देखिए जब ग्रोथ को, अर्थमेटिक ग्रोथ को, मतलब जैसे सपोज करिए लेंथ ले ली, क्या ले ली, कोई भी पैरामीटर ले सकते हो ना आप, लेंथ ले ली हमने एल, तो यहां पर टाइम ले लिया, तो ये ऐसे लीनियर ग्रोथ आती है, कैसा कर्व आता है, लीनियर कर्व, लीनियर कर्व या लीनियर ग्रोथ। और एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। हाँ सुनो, ध्यान सुनो यहां पर, तो एल टी क्या है कि आफ्टर टाइम टी कितनी लेंथ हो गई, जैसे कोई प्लांट ऑर्गन है, पार्ट है, तो उसकी टी टाइम के बाद में, कोई भी टाइम है, टी मतलब कोई भी टाइम, उस टाइम के बाद में कि 2 घंटे, 4 घंटे, एक महीना, तो है ना बेटा, उस टाइम के बाद में कितनी ग्रोथ होगी वो है। और एल नॉट या एल जीरो है ना बेटा, इसका मतलब है शुरू में कितनी थी, जब शुरू में, यानी जब से आपने स्टार्ट की है काउंट करना, आपने देखा कि हम अभी प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं, लंबाई आपने देखा अभी, अभी सपोज करो 5 सेंटीमीटर का है, तो एल नॉट हो गया 5। अब आपने देखा कि 4 दिन बाद, तो टाइम, तो 4 दिन बाद हो गया वो 7 सेंटीमीटर का, तो एल टी होगी 7, यह है ना, मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो तो वो कैसे होती है, इनिशियल जो ग्रोथ है, मतलब बढ़ेगी कितनी, आफ्टर टाइम टी कितनी बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा इनिशियल प्लस उसकी रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है ना, इनटू टाइम, ये एल टी इजिकल टू एल नॉट प्लस आर टी, जैसे वो फिजिक्स में ही पढ़ते थे, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, कुछ कुछ एक फॉर्मूला है ना, फाइनल वे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना, एक्सीलरेशन और टाइम टी। तो क्लियर है ये। और इसमें एनसीईआरटी ने इसका एक वो दे रखा है एग्जाम्पल बता के कि भाई इसकी जो है ना, जो प्लांट रूट कांस्टेंट ग्रोथ से इंक्रीज होती है, देखो मैं लेगा कहीं अंडरलाइन कर लेना, इलोंगेशन ऑफ प्लांट रूट एट इलोंगेशन रेट, देखें, हाँ ये अंडरलाइन कर लो, ये इसका, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ये ज्यादा कॉमन नहीं होती, इसलिए रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट लिखा हुआ है। हाँ बेटा अगले वाले पेज पे, राइट साइड में ऊपर, हाँ मिल गया, नहीं नहीं पीछे पीछे यही टॉप पे देख, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट लिखा होगा कहीं पे, अंडरलाइन कर उसको, ये इसका एग्जाम्पल है अर्थमेटिक का। अब देखिए मैं ये वाली बता रहा हूं, कौन सी, जियोमेट्रिक, और इसको पहले यहीं पे, क्योंकि सामने दिखेंगी दोनों, आपके एनसीईआरटी में भी दोनों बनी हुई बराबर बराबर में। यहां पर क्या है कि जैसे एक सेल है डिवाइड करने वाली, इसने दो सेल बनाई, कितनी बनाई, उन्होंने डिवाइड करके 4 बनाई, इन्होंने 8 बनाई, 1 2 4 8,
तो फिर 16 है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर हर एक सेल जो डिवाइड करके जो बनी दो, वो मैच्योर नहीं होती पहले, वो पहले लगातार डिवाइड डिवाइड और डिवाइड यानी डिवीजन की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, डिवाइड सभी डिवाइड करती हैं। तो ये फास्ट नहीं होगी ग्रोथ, और धीमे धीमे फास्ट होती जाएगी। शुरू में स्लो होगी, फिर धीमे धीमे और फास्ट होती जाएगी। पता है, सुनो मेरी बात, ये जो ग्रोथ है जियोमेट्रिक, ये शुरू में अगर बहुत अर्ली स्टेज की बात करोगे ना, तो अर्ली स्टेज में लगभग इसकी तरह ही दिखेगी। ध्यान से देखना जरा, 1 1 2 2 4 3, यहां तक अगर आप देखोगे कि कोई खास अंतर नहीं है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक भी शुरू में स्लो ग्रोथ होती है, नहीं सर, लैग फेज आती है। कौन सी फेज? लैग फेज। जब टाइम टी के साथ में इस ग्रोथ को कर्व हम बनाते हैं ना, तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आता है, राइट, ये है ना। तो देखो ये वाली जो है ना, शुरू में ये आप देखो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ ना नंबर नहीं बढ़ा या ग्रोथ नहीं बढ़ी। जैसे जो भी ग्रोथ आपने या वेट ले रखा है वहां पे उन्होंने पैरामीटर, कुछ भी ले सकते हैं आप, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ भी ले सकते हैं। कल को इसका पता फॉर्मूला क्या आ सकता है? डब्ल्यू टी इजिकल टू डब्ल्यू नॉट प्लस आर टी, वेट के लिए वो भी चलेगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यहाँ लेंथ लिया है, कोई पैरामीटर ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू लिया है, उसकी जगह एल आ सकता है। तो ये इनिशियल ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ इसको बोलते हैं लॉग, सॉरी लैग। देन देखना कम टाइम में कितनी फास्ट ग्रोथ है। जैसे आगे आप देखो कि 8 16 32 64, बहुत अंतर आ रहा है अब तो, है ना, तेजी से हो रही है। तो ये लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज है, बहुत तेजी से ग्रोथ। लेकिन एक बात जानते हो, ऐसे होती रहेगी तो कब तक होती रहेगी? आखिरकार जो रिसोर्सेज हैं या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो कम होगी, लिमिटेड है ना बेटा भाई। जैसे अगर ऐसी पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाए, हालांकि अभी ज्यादा नहीं बढ़ रही, कि पहले बहुत बड़े थे इंडिपेंडेंस के, उसके बाद में, मतलब इंडिपेंडेंस का गलत मतलब निकाल लिया लोगों ने, है ना 1947 के बाद में। तो कहने का मेरा मतलब ये है, तो आप बताओ रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। अब अभी आप देखते हो कि रहने को घर, मतलब जमीनें जो खेती वाली जमीनें बेटा वो है ना, वो कम होती जा रही है और उनकी जगह बिल्डिंग बनती जा रही है, मकान। आपने देखा, मैंने देखा कहीं कहीं में जैसे जाता हूँ, जैसे गांव है एक आपके एरिया में ही, काफी गांव से दूर खेत होते हैं ना, जो खेत, वो खेतों में ही उसने क्या किया, अपने खेत को बाउंड्री खींच के वही अपना घेर बन गया, घेर मतलब अहाता, और वही घर बना लिया। तो अब खेती की तो जमीन क्योंकि बट गई ना, जब बहुत सारे बच्चे हुए अपने अलग 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 अलग, तो खेती बाड़ी सब बट गई, रहने के लिए मकान बनाना जरूरी है। तो खेती की जमीनें कम होती जा रही हैं। तो कहने का मतलब है, जब रिसोर्सेज या न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कम होगी, तो आखिरकार ग्रोथ भी तो रुकेगी। तो वो बोली जाती है स्टेशनरी ग्रोथ, अब टाइम के अकॉर्डिंग वही रहती है, उसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिलती डुलती रहती है। ये कांस्टेंट जरूर दिखाया है, लेकिन मैं इकोलॉजी में तुम्हें बताऊंगा, पॉपुलेशन वाली जो ग्रोथ वो भी सिग्मॉइड ग्रोथ करवाता है, तो वही फ्लक्चुएट होता रहता है वो थोड़ा थोड़ा सा। तो पता है ये स्टेशनरी है, कांस्टेंट हो गई। तो क्योंकि ये मत सोचना कि ऐसे बढ़ती जाएगी, नहीं भाई, कभी तो एकदम फाइनल वो आएगा कि जब रुकेगी, तो स्टेशनरी है। ये कॉमन ग्रोथ है। कैसी है? कॉमन है, नॉर्मल नेचुरली कंडीशंस में जो प्लांट के या प्लांट ऑर्गन, प्लांट के पार्ट्स सभी, क्योंकि हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, प्लांट की कर रहे हैं, तो ये इस टाइप की ग्रोथ सिग्मोइड ग्रोथ या एस शेप ग्रोथ फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो इक्वेशन है वो होता है हमारा V1 इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आर टी, वी नहीं सॉरी डब्ल्यू, मतलब ले तो कुछ भी सकते हैं, मैंने बताया था आपको। वी अगर मैंने ले लिया था, बोल दिया गलती से कि V1, तो वो भी वॉल्यूम चल जाएगा, वो भी चलेगा। V1 इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आर टी, L1 इज इक्वल टू एल नॉट ई की पावर आर टी। यानी इसी के अकॉर्डिंग वो आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग सिंबल हो जाएंगे, रहेगा यही फॉर्मूला। यहाँ पे W1 का मतलब है फाइनल वेट, इनिशियल वेट। E बेस होता है लॉग का, लॉग का बेस होता है,
और आर वही रेट हो गई, और टी है ना, लॉगरिथम या लॉग का बेस। एक्चुअली ये जो लॉगरिथम होता है, आपके फिजिक्स फिजिक्स में कहीं कहीं कुछ यूज हो जाता होगा। हाँ, केमिस्ट्री में ज्यादा है। ओके ओके। जैसे हमें तो ये याद है थोड़ा बहुत कि लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है ना, ऐसे करके बोलते हैं। पॉइंट हाँ, 0.301 है, हाँ। पॉइंट तो नहीं, लॉग 3 की है 0.471, 0.774771 आई थिंक, ऐसे है मुझे याद है। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं, देखो हमें जो याद कराई जाती थी ना, मुझे ये पता है कि लॉग 1 2 3 और लॉग 10, ये बस पता रहना चाहिए। बाकी तो आप फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कर देंगे ना, हाँ निकल आएगी। सब वर्ड में भाई, अगर तुम्हें 9 की पता करनी है लॉग, तो उसमें 3 × 3 कर दो ना, तो निकल आती है, ऐसे होती थी। लेकिन हमारे यहाँ जरूरत नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं, ये केवल आपको इक्वेशन ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि इस पे बेस कोई तुम्हें कोई न्यूमेरिकल आएगा या कुछ आएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं। क्या है यहाँ पे? तो ई क्या है, वो तो पूछ सकते हैं ना कि ई क्या है। भाई वो तो हम बता रहे हैं कि ये क्या है इनका। हाँ, रिप्रेजेंटेशन तो पता होना चाहिए ना, कि ई क्या है, एल टी क्या है, W1 क्या है ना बेटा, ये तो हमें पता रहना चाहिए। तो बात क्लियर है अभी। लेकिन मैं आपको वापस एक ध्यान खींचना चाहता हूँ, वापस उस एनसीईआरटी के डायग्राम पर आइए, पहले वाले पेज पर ही, उसी पे। हाँ, जहां पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक दे रखे हैं, उसके नीचे गोले गोले बना के दे रखा है। मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा कहीं पे नहीं है। बस इस डायग्राम के नीचे ही लिखा है, मतलब मैटर में कहीं नहीं लिखा हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है, जब बेटा जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, यस सर। तो जायगोट से एम्ब्रियो हम लोगों में भी बेशक, तो जायगोट एक सेल का होता है, उसमें डिवीजन होके 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से फिर 8 सेल बनेंगी। तो ये हो रहा है क्लीवेज, यस ये डिवीजन जो हो रहा है लगातार माइटोसिस से। तो आप जानते हो कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये कौन सी ग्रोथ, अर्थमेटिक है ज्योमेट्रिक? पागल हो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये तो एक से डबल होना, ये तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ना बेटा। कैसी है? तो यहां तक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, है ना। और बाद में ना आप देख रहे हो लास्ट डायग्राम में एकदम बाद में क्या है कि कुछ सेल परमानेंट हो गई हैं, कुछ सेल में डिवीजन की क्षमता जो डार्क ब्लू दिखाई है उनमें अभी भी है, कुछ लाइट सी दिखा दी गई होंगी, यानी कि वो परमानेंट होगी, ये तो दिखाया है। तो वो अर्थमेटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बताया गया। यानी मैं बता रहा हूँ नीट के लिए कल को तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, वो दोनों टाइप की ग्रोथ शो करता है फेजेज, अर्थमेटिक भी और जियोमेट्रिक भी, अलग अलग फेज पर। ठीक है, दोनों टाइप की ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना। या वहीं साइड में नोट एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख दो उस डायग्राम के पास में, कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट represents both arithmetic and geometric growth. Embryo development represent both arithmetic and geometric. Geometric growth. ये देखिए दोनों लड़कियां ही बस ये पेट के मानेंगी, एक छुटकी एक बड़की। तो आपको बताना है, अब आप ना बताना आपको प्रोवाइड कर ताकि हम देखेंगे ठीक है फिर ठीक है। नहीं तो अभी तो क्लास होंगी हमारी लगातार, 11th की बुक रखी है आप अपने साथ में। फिर कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद में तो सब 12th का है, उसमें भी 12th का ही चलेगा, तो एक 12th की रखनी है आपको। हाँ भाई, ठीक है। तो ये हमने आपको अब देखिए नेक्स्ट वाला बेटा टॉपिक बताइए मुझे, कंडीशंस फॉर ग्रोथ है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, उससे उससे पहले एक बात और बताता हूँ। ये जो पत्तियां छपी हुई हैं, हाँ, ये पत्तियां वाली बात जरा ध्यान से सुन लेना भाई। देखिए, मेरी हेडिंग है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट
एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। हाँ ब्रो आरजीआर। देखिए ध्यान से सुने बच्चों, जो पूरी मतलब वास्तव में जो ग्रोथ हुई वो एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है। क्या होती है वो? एब्सोल्यूट ग्रोथ। और रिलेटिव यानी कि उसके जो रिलेशन में बात मतलब दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे, उसी को हम बात कर रहे हैं कि पहले क्या थी अब क्या है, उसका जब एक कंपैरिजन निकालते हैं परसेंटेज, तो वो होती है। जैसे बताता हूँ एक एग्जांपल बहुत अच्छा है ये, आपको एग्जाम के आने के लिए ये दो पत्तियां छाप रखी हैं, उसके थ्रू बताया जाएगा। एक लीफ ये है, ठीक है, और ऐसे बढ़ गई, इसकी ग्रोथ हो गई, सरफेस एरिया। ये बातें मत करो बच्चों। देखो कुछ तुम्हारे आसपास देखो ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि जो बिल्कुल सिंसियर होके कोई बातों में इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी डिस्टर्ब होता है। मतलब आज मुझे लड़कों से ज्यादा लड़कियों को शांत कराना पड़ रहा है, कितनी गलत बात है देखो। देखो हालांकि कंपैरिजन में और बड़ा बनना चाहिए लीफ को, लेकिन ये तो बस समझाने के लिए बात है। तो देखिए आपको जो दे रखा है वहीं उसी में लिख लेंगे आप आसपास ही, पता ही आपको। इसकी जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका है ना एरिया। और जब ग्रोथ होगी ना इसकी, बढ़ गई, तो हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये ए लीफ है, कौन सी है? ए। ये बी है पत्ती हमारी, इसका जो साइज है बेटा वो है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बाद में इसका हो गया 55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया है, तो स्क्वायर में ऐसे ले रहे हैं सरफेस। अब लीफ ए की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लीफ ए, इसकी बेटा जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो एक्चुअली में 10 - 5 कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई बेटू? 5 लीफ बी की आप देखेंगे, वो हो गई 55 तो ये भी 5 हो गई। ठीक है, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 5%। अब इसकी जो आरजीआर है, आरजीआर मैंने क्या होता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट। आरजीआर वो है इसकी जो बेटा इनिशियल ग्रोथ वो थी, सर इसका सेम है 5 एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ ग्रोथ एक बार ये लिख देता हूं फॉर्मूला सा, अपॉन इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल साइज है ना, इंटू 100। हो गई। ठीक है बेटा, तो आरजीआर आ जाएगी निकल के रिलेटिव। देखिए ये एब्सोल्यूट कितनी है? 5। कितनी है ये? 5 है ना। और इनिशियल भी साइज उसका कितना था? 5। यानी जितनी बढ़ गई वो 5 बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, वो 5 ही इनिशियल था, इंटू 100। तो ये आ गया 10%। कितना हो गया बेटा? 10%। वो अपने एनसीईआरटी में आप लिख सकती हैं ना, 10%। 5 कर दिया, इधर 100 बचा। सॉरी, 100 ही था ना, मतलब कुछ नहीं नहीं गड़बड़ नहीं है, वो मैंने गलत लिख दिया। इसको 10 क्यों आएगा? 100 ही आएगा ये तो। 100 आएगा बेटा। सही में किसी ने कभी हाँ, तो देखो 5 से 5 कट गया तो 100 ही तो आएगा, वो 10 का तो इसका आएगा। तो देखो अब इसकी जो आरजीआर है
वो दिमाग में मेरे ये चल रहा था 5/50 है ना वो, जबकि वहां पे तो 5/5 है ना। तो यहाँ पे 5 बेटा जो बड़ी, और पहले थी 50। आगे 10 यहाँ 10% आएगी बस, ठीक है। तो यहाँ पर बात देखने वाली है कि देखो ग्रोथ तो दोनों की बराबर हुई थी, लेकिन जो उसकी रेट है, वो ग्रोथ की जो रेट है वो किसकी ज्यादा है? बी। बी के मुकाबले ए की बहुत ज्यादा है, 10 गुना। 10 गुना ज्यादा है, छोटी मोटी ज्यादा नहीं है। आप देखिए कि इसकी 100% है, क्योंकि जितना था बॉडी ऑर्गन उतना ही डबल हो गया। यहां पे जितना था उसका 10% ही बढ़ा, मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना आप? वो वैल्यू दोनों में सेम बराबर बराबर इंक्रीज हुई, लेकिन बेटा उसके पहले जो साइज था उसके मुकाबले जो साइज अब हो गया, उसमें तो बहुत अंतर है। जैसे किसी बच्चे ने, देखो अभी समझ में नहीं आ रही हो, किसी बच्चे ने मान लो इन्वेस्ट किए, मतलब किसी आदमी ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए। उस 1 लाख पे उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे आदमी ने, एक ने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए, उसे भी 10,000 का हुआ, तो वो 1 लाख वाले का तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो उसने लगाया जितना उसके मुकाबले उसे इतना मिला, और उसने, है ना। तो ये मतलब है, समझ गया आप? ये ग्रोथ रेट वाला ही जो ये डायग्राम था, बड़ा काम का था, जो एनसीईआरटी क्या सब बातें बताती नहीं है ना, बस छाप के रख दी कि लो साहब समझ लो। ठीक है, तो कल बात करें फिर।